क्लैन से बात करेंगे, वो जो आपको एंट्री परमिट है वो बड़े आराम से दे देंगे। जिसपे जिनवू उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे क्लैन से कमजोर होता तो मुझे नहीं लगता कि बातचीत से कोई भी काम बनने वाला था। तो जिनवू को सीधा डायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि अगर सामने वाला जो डेमोन है या मॉन्स्टर है उसको ये मालूम चल जाए कि मैं ताकतवर हूँ, तब तो वो मेरे साथ बात करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर वो इस बात पे ध्यान ही ना दे या उसको पता ही ना चले, वो सोचे कि मैं ही ज्यादा ताकतवर हूँ, तब तो वो बड़े आराम से मेरे को कुछ देगा नहीं ना। जिसपे एजेल उससे बोलती है कि जिनवू सर, आपने सिर्फ मेरी को क्यों चुना। जिनवू अपने मन में सोचते कहता है क्योंकि मेरे को जिनवू की याद दिलवाती है। 19th फ्लोर के ऊपर जितने भी फ्लोर्स होते हैं, वहां के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं, उनको काफी तेजी से खत्म कर रहा होता है। और अब जिनवू 97 नंबर के फ्लोर पर आ गया होता है। जिनवू के सामने काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर होता है, जिसको देखते हुए जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है, जैसा कि एजिल ने मेरे को पहले ही वार्न कर दिया था कि 90 फ्लोर के बाद जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता है और मेरे को इन मॉन्स्टर से लड़ने में थोड़ी सी ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि मैंने अपने जो इंटेलिजेंट स्टैट्स है उसको भी काफी ज्यादा बढ़ा लिया है, लेकिन फिर भी इस युद्ध में मेरी जो माना है वो काफी ज्यादा तेजी से घट रही है, क्योंकि मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और दोबारा अपने आप को रीजनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे काफी ज्यादा माना यूज हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 90 फ्लोर के बाद जितने भी फ्लोर को मैंने क्लियर किया है वो सिर्फ एक लक था। और जिनको काफी ज्यादा तेजी से जो 97 नंबर के फ्लोर का मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर जाता है और उसको खत्म करता है। जिनको का जो लेवल है वो यहाँ पे 90 हो चुका है। एजिल सब कुछ देखे काफी ज्यादा हैरान होती है। वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि जिस तरीके से ये इतने पावरफुल क्लैन को बहुत ही आसानी से हरा रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। एजिल जिनवू से पूछती है कि क्या हर इंसान तुम्हारी तरह ही पावरफुल है जिनवू, जिसपे जिनवू बताता है कि नहीं, मेरे से ज्यादा ताकतवर सिर्फ एक या दो इंसान है। जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है कि मिस्टर गो और मिसिस चाइन ये दोनों जरूर एस रैंक से ज्यादा ताकतवर है। और मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं इन लोगों के करीब जाता हूँ तो इनके अंदर से जो ऑरा निकलता है उससे ये मैं महसूस करके बता सकता हूँ कि ये लोग एस रैंक से ज्यादा ताकतवर हैं। तो साफ अक्षरों में कहा जाए तो एस रैंक और इनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। हालांकि जो एस रैंक के हंटर्स होते हैं उनकी जो माना लेवल है उनको मेजर नहीं किया जा सकता है। और जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है मिस्टर गो मेरे जितना ही ताकतवर रहे होंगे जब वो यंगर थे, लेकिन अब चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। अब मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। जिनवू ने यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनको खत्म कर दिया होता है इस फ्लोर पर, जिसके बाद जिनवू एजिल से कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, इसके बाद के जो आगे के फ्लोर्स हैं उनको मैं खुद ही अपने दम पर क्लियर कर दूंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसपे एजिल तो कहती है क्या तुमको मेरा कोई काम नहीं है क्या। जिनवू से कहता है कि तुम यार नाराज मत हो, तुमने काफी अच्छा काम किया, तुमने मेरी काफी अच्छी तरीके से मदद की। जिसपे एजिल से कहते हैं कि नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम लास्ट फ्लोर पर जाकर क्या अचीव करते हो। जिनवू भी कहता है चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद जिनवू और एजिल दोनों 98 फ्लोर नंबर पे एंटर कर जाते हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एस रैंक का हंटर गोटो रियूजू आया था। गोटो कहता है कि मेरे को इस एयरपोर्ट पर बहुत ही ज्यादा पावर महसूस हो रही है। उसके साथ आई हुई उसकी जो साथी होती है उससे पूछती है क्या मतलब आपसे भी ज्यादा ताकतवर, यानी कि वो इंसान आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। जिस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन फिर भी कोई ऐसा इंसान यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी हंटर एसोसिएशन का जो मेंबर इन दोनों को पिकअप करने के लिए आया हुआ होता है। गोटो उससे पूछता है कि वैसे यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या, जिस पर उसको बताता है कि अरे मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। असल में यूनाइटेड स्टेट का एक जो हंटर है वो साउथ कोरिया विजिट करने के लिए आएगा, आज अपने कुछ पर्सनल बिजनेस काम से आएगा। गोटो भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या एक अमेरिकन हंटर, क्या वो अभी जो रिसेंट इवेंट्स हुआ है उसके बारे में बात करने के लिए आया है क्या। जिसके बाद ये लोग हंटर एसोसिएशन में पहुंच जाते हैं। मिस्टर गो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं अच्छा तो यही है एस रैंक का हंटर गोटो रियोजी। पूरे एशिया में सिर्फ यही इकलौता हंटर है जो कि ल्यू जिन गैंग के बराबर है। जो मिस्टर गोटो रियोजी है ये ब्लेड गिल्ड से आया है। तो जापान में अभी टोटल 21 एस रैंक के हंटर हैं, उनमें से जो 11 हंटर हैं वो इसी ब्लेड गिल्ड के मेंबर हैं। और रियूजी का जो गिल्ड है और गोटो रियूजी का जो गिल्ड है वो एशिया में सेकंड लार्जेस्ट गिल्ड है। एस रैंक के हंटर गोटो के साथ जो उसकी साथी आई हुई होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नाम हानेकावा है और मैं मिस्टर गोटो की इंटरप्रिटेटर हूँ। मिस्टर गोटो की जो बात है उसको यहाँ पर ट्रांसलेट करेगी, तो बेसिकली ट्रांसलेटर का काम करेगी। मिस्टर गो से कहते हैं कि मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। मेरे यहाँ पे आने का जो मेन रीजन है वो ये है
कि मैं असल में एक यूनाइटेड स्ट्राइक स्क्वाड बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर सिर्फ टॉप रैंक के जो हंटर्स होंगे सिर्फ वही होंगे। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा? जिसपे मिस्टर को अपने मन में सोचते हैं यूनाइटेड स्ट्राइक स्क्वाड, जिसके बाद वो मिस्टर गोटो से कहते हैं तो आप असल में एक स्ट्राइक स्क्वाड बनाना चाहते हैं जो कि एंट बेस कैंप पे अटैक करे। जिस पर वो बताता है कि हाँ एग्जैक्टली। मिस्टर को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जापान के जो हंटर्स हैं वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन फिर भी जेजू आइलैंड पे इस तरीके से अटैक करना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर वो उनसे कहता है हम लोग एक एस रैंक के गेट से डील कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर हम लोग को काफी बेहतरीन एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। जिसके बाद उसके साथ जो आयु उसकी साथी होती है वो मिस्टर गो को डॉक्यूमेंट्स फाइल देती है पूरा पूरा और बताते कि किस तरीके से वो लोग सब कुछ करेंगे और जो भी उन्होंने रिसर्च वगैरह की होती है उस फाइल में होती है। मिस्टर गोटो आगे बताते हैं हर एक जो चीटियां हैं उनको जब हमने अच्छी तरीके से स्टडी किया तो हम लोगों ने पाया कि उनकी जो स्ट्रेंथ है असल में वो एक हाई रैंक के हंटर जितनी है, लेकिन उन लोगों की कुछ कमजोरियां भी हैं। जैसा कि उनकी जो उम्र है वो बहुत ही ज्यादा कम है, वो सिर्फ 1 साल के अंदर मर जाती हैं और इसीलिए अगर हम लोग उनकी जो क्यून है उसको खत्म कर दें तो बाकी बची हुई जो एंट्स हैं जीजू आइलैंड पर वो सभी की सभी 1 साल के अंदर ही मर जाएंगी। जिसकी बात सुनकर मिस्टर गोबी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि इसका जो आइडिया है वो तो काफी बेहतरीन है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो उनकी क्यून को मारना बहुत ही ज्यादा कठिन होगा और अगर उनकी क्यून को मारना है तो हमको 1000 ऑफ एंट्स को पहले हराना होगा और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जिसके बाद मिस्टर गोटो से कहते हैं कि क्या तुमको ये मालूम नहीं है कि जो एंट्स हैं वो अपनी क्यून के लिए अपनी जान भी दे सकती हैं। जिस पर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं ये बात जानता हूँ। क्यून के चारों तरफ हजारों चींटियां होंगी जो कि उसकी हरदम सुरक्षा करती रहती हैं, लेकिन हाँ हम लोग उन सभी को उनके टनल से बाहर आने के लिए मजबूर कर देंगे। जिसके बाद जो क्यून है वो वहाँ पर अकेली बच जाएगी और हम लोग क्यून को बड़े ही आसानी से खत्म कर देंगे। जिस पर बाकी जो लोग होते हैं वो कहते हैं क्या ये पॉसिबल भी है ऐसा? जिस पर वो बताता है कि हाँ बिल्कुल, इससे पहले हमने ये 3 बार किया है। तो अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो असल में हम लोग जेजू आइलैंड पे गए थे एक बार, जहां पर हम लोग सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन पे थे, जहां पर हमने यही सेम ट्रिक अपनाई थी और ये काम भी कर गई थी। हम लोगों ने जो एंड्स थी उनको इस तरीके से मजबूर कर दिया था कि वो अपने टनल्स के बाहर आए और हम लोगों से लड़ाई करें और ऐसा हुआ भी था। वो आगे बताते हैं मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम टोटल 11 एस रैंक के जो हंटर्स हैं वो इस रेड में पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे जो बाकी मेंबर्स हैं वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर आ जाएंगे। जिसकी बात सुनने के बाद हंटर एसोसिएशन के जो बाकी मेंबर्स होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं क्या मिस्टर गोटो और बाकी 10 एस रैंक के हंटर्स इस रेड में पार्टिसिपेट करेंगे? मिस्टर गो भी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि अगर 10 एस रैंक के हंटर्स सक्सेसफुली जो एंट्स हैं टनल से बाहर निकाल देते हैं तो टनल के अंदर सिर्फ क्वीन और उनके कुछ जो गार्ड्स होंगे सिर्फ वही बचेंगे और उनको हराना काफी ज्यादा आसान होगा। जिसके बाद वो अपना पूरा प्लान उनको बताते हैं। वो बताते हैं कि मेरे जो टोटल एस रैंक के हंटर्स हैं हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिसके बाद हम लोग अलग अलग डायरेक्शन से टनल के ऊपर अटैक करेंगे और जो एंट्स हैं उनको मजबूर कर देंगे कि वो टनल से बाहर आकर हम लोगों से लड़ाई करे और फिर जो उनकी क्वीन होगी वो टनल के अंदर अकेली होगी। तो हम लोग वहां पर एक हेलीकॉप्टर भेजेंगे जिसके अंदर हमारा एक एस रैंक का हंटर होगा, वो उस टनल के अंदर जाएगा, क्वीन को खत्म करेगा और वापस से हेलीकॉप्टर के अंदर आएगा और इस तरीके से हमारा जो मिशन है वो पूरी तरह सक्सेसफुली हो जाएगा। मिस्टर को इसकी बात सुनकर कहते हैं वैसे इसका प्लान सुनने के बाद तो काफी ज्यादा आसान लग रहा है, लेकिन असल में ये इतना ज्यादा आसान होने वाला नहीं है। मिस्टर गोटो अपने मन में सोचते हो कहता है कि इससे पहले जितने भी एस रैंक के गेट्स थे उन पर सिर्फ सभी के सभी जो नेशनल लेवल के हंटर्स थे उन्होंने ही रेड किया था और अगर मेरी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसके रिकॉर्ड को देखा जाए तो अगर मैं सिर्फ एक बार जीजू आइलैंड के इस रेड को अच्छी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता हूं तो मैं नेशनल लेवल को जो टाइटल है उसको ले पाऊंगा और ये एक एस रैंक का गेट का रेड होने वाला है और इसीलिए मेरे को बहुत ही ज्यादा ध्यान से 10 एस रैंक के हंटर्स को सेलेक्ट करना होगा ताकि मैं जो रिस्क है उसको कम से कम कर सकूं। और मेरे को नहीं लगता कि साउथ कोरिया के पास कोई भी अच्छा रीजन होगा कि वो मेरे ऑफर को डिक्लाइन करें और ये मेरे लिए भी काफी बेहतरीन होगा क्योंकि इसकी बदौलत ही मैं नेशनल लेवल का हंटर बन पाऊंगा और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरी चॉइस भी तो नहीं है ना। मिस्टर गो भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि जापान की तरह हमारे पास उतने बेहतरीन हंटर्स नहीं है। हम लोगों के पास टोटल 8 ही एस रैंक के हंटर्स हैं, उनमें से जो 6 हैं वही सिर्फ अभी कैपेबल है जो कि इस रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि मैं तो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मिन ब्यून गू जो है वो तो रिटायर हो चुके हैं और मेरे को नहीं लगता कि अगर हम लोग यही सेम प्लान अपने ऊपर अप्लाई करें तो हम लोग इसमें जीत पाएंगे। असली में दिक्कत तो ये है कि क्या हम लोग इतने ज्यादा ताकतवर है भी कि हम लोग इनको हरा भी पाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे जो हंटर्स हैं वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन हाँ अगर सांग जुन वू
इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो ए रैंक के गेट के जो बॉस हैं उन सभी को अपने दम पर हरा सकता है। तो अगर जिन्वो हमारे फोर्स को ज्वाइन करता है अदर एस रैंक के हंटर्स के साथ, तो शायद हमारे पास चांस है कि हम लोग ये बैटल जीत सकते हो। लेकिन मेरे को डिसीजन जल्द से जल्द लेना होगा। जिसके बाद मिस्टर को कहते हैं हाँ ठीक है, मैं आपकी बातें समझ गया, एक बार हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अच्छी तरीके से देख लें, उसके बाद मैं आपको जो प्लान है वो सेंड कर दूंगा। जिसके बाद हम लोग फिर से जिन्वो को देखते हैं जो कि यहाँ पर डेमन कैसल के अंदर 100th फ्लोर पर पहुंच गया होता है। जिन्वो के सामने आता है 100th फ्लोर का डेमन बरान द डेमन किंग। जिन्वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि इसकी जो फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है, क्या मैं इसको हरा भी पाऊंगा। एजिल भी डेमन किंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और काफी ज्यादा डर भी रही होती है, क्योंकि असल में यहाँ पर एजिल ने पहली बार ही द डेमन किंग बरान को देखा होता है। जिन्वो भी अपने मन में सोचते हो कहता है कि इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि जो एजिल है वो भी इसकी एनर्जी को सेंस कर पा रही है। जिसके बाद जो बरान होता है वो अपनी एक स्किल हेल्स आर्मी का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो काफी सारे यहाँ पर अपने जो डेमोन्स की आर्मी होती है उसको यहाँ पर अपेयर करता है जिन्वो से फाइट करने के लिए। और देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारे डेमोन नाइट्स जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। जिन्वो भी कहता है कि यहाँ पर ये तो हजारों की संख्या में है, तो चलो फाइनली जो ऑफिशियल बैटल है वो शुरू हो गई है। एजिल जिन्वो से कहती है कि जिन्वो सर, आप ये सब कुछ कैसे हैंडल कर पाएंगे, क्या आप ये कर भी पाएंगे। वो सभी मॉन्स्टर्स जिन्वो के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से जिन्वो की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जिन्वो भी आराम से खड़ा होता है, वो कहता है चलो ठीक है अब मेरी बारी है। जिसके बाद जिन्वो अपनी जो मोनार्च डोमेन की स्किल होता है उसको एक्टिवेट कर देता है और अपनी शैडो सोल्जर आर्मी से कहता है कि आ जाओ। और देखते ही देखते यहाँ पर जो जिन्वो की शैडो सोल्जर्स होते हैं वो जितने भी मॉन्स्टर्स यहाँ पर होते हैं उनमें से काफी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। एजिल तो ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरानी हो जाती है। जिन्वो बरान की जितनी भी आर्मी होती है मॉन्स्टर्स की उनको तो अपने शैडो सोल्जर्स को देता है संभालने के लिए। जिसके बाद जिन्वो अकेले फाइट करने गया था बरान से, लेकिन बरान जिन्वो के ऊपर एक अटैक करता है जिसकी वजह से जिन्वो काफी तेजी से जाकर जमीन में गिरता है। बरान का जो यहाँ पर वाइवर्न होता है वो जिन्वो ऊपर अटैक कर रहा होता है और तभी यहाँ पर जो जिन्वो का शैडो सोल्जर टस्क होता है वो भी अपनी पावर दिखाता है और उसको निपटा देता है। जिसकी वजह से बरान जो होता है वो वहां से आसमान से गिर के नीचे जाता है। बरान कहता है कि चलो ठीक है फाइनली मैं आ तो गया नीचे। जिन्वो के बाकी जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो भी यहाँ पर फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बरान को पहले जिन्वो के शैडो सोल्जर से सामना करना पड़ता है और जिन्वो इस चीज का फायदा उठाकर काफी तेजी से अपने डैगर की मदद से बरान के ऊपर अटैक कर निकले जाता है और अपने क्रिटिकल अटैक को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन बरान उसके क्रिटिकल अटैक को डोज कर लेता है और उससे बच जाता है, जिसको देखकर जिन्वो अपने मन में सोचते होता है क्या ये तो मेरे क्रिटिकल अटैक से भी बच गया। जिन्वो के यहाँ पर जो एमपी और एचपी होती है वो भी काफी तेजी से डाउन हो रही होती है। जिसके बाद जिन्वो और बरान की काफी भयंकर फाइट होती है। बरान जिन्वो के ऊपर भारी पड़ रहा होता है तो जिन्वो कहता है ठीक है भाई अब तेरे को मैं बताता हूँ, अपनी असली ताकत दिखाता हूँ तेरे को। और फिर काफी ज्यादा तेजी से बहुत तेजी से भाई पूरी ताकत आगे पंच हिट करता है, जिसकी वजह से बरान खत्म हो जाता है। जिन्वो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि तुमने बरान द डेमन किंग को हरा दिया है, जिसको देखकर एजिल भी काफी ज्यादा हैरान होती है। और बरान के खत्म होते ही जिन्वो का जो क्वेस्ट होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद जिन्वो एजिल से बोलता है कि अपने फादर के पास जाओ और उनको ये बोलो कि रेडिश क्लैन जो है अब वो नंबर 1 क्लैन है। एजिल उसको बताती है कि अरे मेरे क्लैन का नाम रेडरू है। और बरान को हराने के बाद जिन्वो का जो लेवल होता है वो भी 97 हो गया होता है। और डेमन किंग को हराने के बाद जिन्वो को यहाँ पर काफी सारे आइटम मिलते हैं, जैसे कि डेमन किंग की डैगर, डेमन किंग मोनार्च की रिंग और भी बहुत सारी चीजें। और होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए जो भी 3 चीजें चाहिए होती हैं उनमें से कुछ चीजें जिन्वो में पहले से थी और जो थोड़ी बहुत चीजें बची हुई थी वो यहाँ पर जिन्वो को कम्प्लीटली मिल जाती हैं। और जिन्वो अब होली ऑफ वाटर लाइफ को भी बना लेता है। और बरान का जो यहाँ पर वाइवर्न था जिन्वो उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और इस वजह से जिन्वो की वो शैडो आर्मी का एक हिस्सा बन जाता है। जिसके बाद जिन्वो उसका नाम कैजल रखता है। जिन्वो को अपना क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद एक एक करके यहाँ पे जो 3 रिवॉर्ड्स होते हैं वो मिलना शुरू होते हैं। सबसे पहले जिन्वो को टॉप टायर रून स्टोन मिलता है, जिसके अंदर जिन्वो को एक स्किल मिलती है जो कि होती है शैडो एक्सचेंज स्किल। एंड इस स्किल का इस्तेमाल करके जिन्वो अपने किसी भी शैडो सोल्जर की जगह को अपनी जगह से एक्सचेंज कर सकता है। यानी कि बेसिकली जिन्वो का जो एक शैडो सोल्जर है किसी और दूसरी जगह पर है और जिन्वो इस जगह पर है, तो जिन्वो आपस में एक दूसरे का जो जगह है उसको स्वैप कर सकते हैं। बेसिकली इसको टेलीपोर्टेशन कहा जा सकता है। जिसके बाद जिन्वो एजिल से कहता है कि तुम अपने फादर के पास अकेली चले जाना, मैं यहाँ से भी जा रहा हूँ। और जिन्वो ऐसा कहकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। और हाँ दोस्तों, जिन्वो अगर शैडो एक्सचेंज को एक बार एक्टिवेट कर दे जिसके बाद जिन्वो इस सेम स्किल का 3 घंटे बाद दोबारा से इस्तेमाल कर सकता है।
जिसके बाद हम लोग फिर से हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर च्यूल सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि ये जो वीडियो है ये जापान से भेजी गई है और इस पिक्चर को सैटेलाइट कैमरे से खींचा गया है जो कि माना डिटेक्ट कर सकता है। और फिर यहाँ पर इनको जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया था मिस्टर गोटो की इंटरप्रेटर ने, वो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो एंड्स हैं ये अपने नए जनरेशन के साथ काफी ज्यादा इवॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि इनकी जो पहली जनरेशन थी वो नॉर्मल थी, उसके बाद वाली और भी ताकतवर हुई और उसके नेक्स्ट जनरेशन वाली ताकतवर के साथ साथ उड़ भी सकती थी। और भी ऐसे ऐसे जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आता जाएगा ये लोग और भी यार धीरे अपग्रेड होते जाएंगे। और जैसा कि इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है, 1 साल का, तो हर साल इनकी जो जनरेशन है वो नई आती है और ये लोग हर साल अपग्रेड होते जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि मेरे को एक चीज की दिक्कत लग रही है, अगर एंड्स को ये पता लग जाए कि उनकी जो क्वीन है वो खतरे में है तो फिर तो ये दिक्कत हो सकती है ना, वो आपस में बातचीत करके क्या कारनामा करेंगे, वो तो फिर दिक्कत खड़ी कर देगा ना। जिसपे मिस्टर च्यूल उनको बताते हैं कि हम लोग वहां पर जैमिंग सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे कि जो एंड्स होते हैं वो कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे से स्पेशल वेव्स के थ्रू, तो हम लोग वहां पर रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करके उन लोगों को कंफ्यूज कर देंगे। जिसपे मिस्टर को कहते हैं ओह तो चलो ठीक है, मतलब हमको सिर्फ क्वीन और उनके जो गार्ड हैं उनकी चिंता करनी है अब। तभी मिस्टर को एकदम से खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या था अभी। मिस्टर च्यूल से पूछते हैं क्या हो मिस्टर को उनको बताते हैं क्या क्या तुमने भी यहाँ पे फील नहीं किया, मैंने अभी कोई माना वेव्स को फील किया जो कि काफी ज्यादा दूर से आ रही थी, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हम लोग एक टेंट के अंदर मिस्टर बेक और एस रैंक के हीलर मिन ब्यून गू को देखते हैं जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी मिस्टर बेक को भी कुछ माना लेवल्स का एहसास होता है, वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहते हैं ये क्या है। मिस्टर बेक मिन ब्यून की तरफ देखते हुए मन में सोच रहे होते हैं कि मिन ब्यून के बारे में हर एक चीज, यहाँ तक कि इसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये इकलौता एस रैंक का हंटर था जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी रिटायर हो गया। असल में ये इकलौता ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान है जो कि इतनी जवानी के दिनों में ही रिटायर हो गया। वैसे देखा जाए तो एस रैंक के जो हंटर्स होते हैं उनको काफी अच्छा पेमेंट किया जाता है और ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि कोई हंटर बस इसलिए नहीं रहना चाहता है, उसको हंटर रहने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई रिच फैमिली से आता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसने ऐसा क्यों किया, ये काफी ज्यादा अजीब इंसान है। जिसके बाद मिस्टर बेग उसको जो अपनी नेक्स्ट रेड होने वाली होती है उसके बारे में बता रहे होते हैं, जिसपे मिन ब्यूंग उनसे कहता है कि अगर तुम मेरे पास इसलिए आए हो कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ रेड पे जाऊंगा तो बिल्कुल भी मत सोचना। जिसपे मिस्टर बेग उसको कहते हैं कि अरे नहीं, मैं तुमको यहाँ पर अपने साथ रेड पे ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस तुमको यहाँ पर लास्ट गुड बाय कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि जब मैं रेड पे जा रहा हूँ अब मुझे नहीं मालूम कि मैं उस रेड से वापस आ भी पाऊंगा या नहीं, तो मैंने सोचा मैं तुमको लास्ट गुड बाय कह दूं। जिसके बाद मिन ब्यूंग उसको बताता है कि मैं एक टीचर बनने की सोच रहा हूँ और इसीलिए मैं टीचर सर्टिफिकेट एग्जाम जो है वो उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक टीचर बनना चाहता हूँ और उसके बाद अपनी जो लाइफ है वो एकदम नॉर्मली जीना चाहता हूँ। जिसके बाद सुनने के बाद मिस्टर बेग कहता है ओह तो ये बात है। मिन ब्यूंग मिस्टर बेग को आगे बताते हैं कि शायद तुमको ये बात मालूम ही होगी कि योजिन कंस्ट्रक्शन ने मेरे को अपने गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए कहा था, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा जो एक्सपीरियंस हंटर्स हैं उनको ढूंढ रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और मेरे को काफी अच्छा ऑफर भी किया। उन्होंने मेरे को ऑफर किया गिल्ड मास्टर की पोजीशन के लिए, लेकिन जैसा कि मैं रिटायर हो चुका हूँ तो मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि योजिन कंस्ट्रक्शन ही नहीं बाकी अदर जो कंपनीज है, अदर जो गिल्ड्स हैं वो लोग भी मेरे को डिफरेंट ऑफर्स दे रहे हैं, लेकिन मेरे को इनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और मेरे को एक ऐसी जॉब पसंद नहीं है जहाँ पे मेरे को किसी को मारना पड़े या शायद एक दिन मैं भी मारा जाऊँ, और इसीलिए मैं टीचर सर्टिफिकेट एग्जाम को देने जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं एक टीचर बन जाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं हिस्ट्री का टीचर बन जाऊं। जिसपे मिस्टर बेग कहता है ओह हिस्ट्री का टीचर, वैसे क्यों? जिसको वो बताता है यार तुमको मालूम तो है ना कि मैं हिस्ट्री से कितना ज्यादा प्रेम करता हूँ, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है हिस्ट्री के बारे में जानना और बताना। इसके बाद ये लोग और भी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आया हुआ होता है। काफी ज्यादा रात हो गई होती है और इसीलिए जिन्वू खिड़की से अपने मॉम के रूम में आता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता, और जहां तक मेरे को लगता है होली वाटर ऑफ लाइफ शायद इतना ज्यादा कैपेबल होगा कि वो इनको ठीक कर सके। मैं गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहां तक मैंने इस बारे में पढ़ा है ऐसा शायद हो सकता है। और जैसा कि मेरे सिस्टम्स ने काफी सारे मिरेकल्स मेरे साथ किए हैं तो मेरे को ये भी लग रहा है कि शायद ऐसा वर्क करेगा। और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ इनक्रेडिबल स्टोरी है और ये सब कुछ मेरे सिस्टम के पावर की वजह से हो पाया। मैंने एक ई रैंक के तौर पे स्टार्ट किया था और अब मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और मेरे को अपने सिस्टम के ऊपर एक और बार ट्रस्ट दिखाना ही होगा। जिसके बाद जिन्वू होली वाटर ऑफ लाइफ लाया वो होता है, वो अपनी मॉम को पिला देता है। और जब वो अपनी मॉम को वो दवाई पिला रहा होता है तभी वो अपनी मॉम के गले पर
एक निशान देखता है, जिसके बाद जिन्वू को याद आता है असल में ये जो निशान था वो जिन्वू की वजह से आया था। तो बचपन में जिन्वू ने ये जो निशान उसकी मॉम के गर्दन पे था ये जिन्वू ने ही दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जो मॉम थी उसकी हरदम चिंता किया करती थी। लेकिन वो दवाई पिलाने के बावजूद भी जिन्वू की जो मॉम होती है वो आंखें नहीं खोल रही होती, और इसलिए जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मॉम आंखें खोलिए। आखिरकार ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? सिर्फ एक ही रीजन था जिसलिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना, तो प्लीज उठ जाइए। और तभी जिन्वू देखता है कि उसकी मॉम उठ गई होती है, जिसको देख के जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिन्वू की मॉम जिन्वू से पूछती है वैसे मैं कितने सालों से सोई हुई थी? जिन्वू अपनी मॉम को बताता है कि लगभग आपको 4 साल हो गए हैं। जिसके बाद उसकी मॉम उससे पूछती है कि वैसे जिन्हा कहाँ है, वो ठीक तो है ना? जिन्वू उनको बताता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। जिन्वू की मॉम